तो देखना शुरू करते हैं बिजनेस लॉ के बारे में। लो जी, तो हम अगर कहें एक बार दोबारा से कि सीए फाउंडेशन में टोटल कितने पेपर्स हैं, तो मैं कहूंगा 4 पेपर है। पेपर नंबर 1, 2, 3, 4। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ, पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर नंबर 4 इको। हर पेपर की वेटेज 100 मार्क्स है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लॉ जो है पूरे 100 मार्क्स का बन रहा है, इकोनॉमिक्स जो है पूरे 100 मार्क्स की बन रही है। अभी तक कैसे होता था कि लॉ के साथ कोई पेल देता था उठा के सब्जेक्ट, कोई कम्युनिकेशन, कोई फलाना, कोई डिबका, इकोनॉमिक्स में भी कुछ ना कुछ पिला ही रहता था। बट अब ये पूरे 100 मार्क्स के हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा जी हमारा 100 मार्क्स में पेपर नंबर 2 जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पेपर नंबर 2 है वो, जिसका नाम क्या है, बिजनेस लॉ। और हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है, टोटल 100 मार्क्स का जब मेरा सिलेबस है तो उसके अंदर क्या क्या आता है। तो मेरे सिलेबस में है पहली बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर मेरे सिलेबस में है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऑफ गुड्स एक्ट, मेरे सिलेबस के अंदर है, अब नया एडिशन हुआ है इस बार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनीज एक्ट। ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। मैथ्स कौन पढ़ाएगा? मैथ्स कैलकाटा से आपको सिद्धांत संथालिया सर पढ़ाएंगे। एक बहुत ही, जैसे रेसलिंग में WWE अगर आपने देखा हो तो अंडरटेकर है ना, वैसे ही हमारे सिद्धांत सर हैं, अंडरटेकर की तरह, अनबीटेबल। चलिए लिख लिया। तो ये 6 चैप्टर एक तरीके से कह सकते हैं, 6 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर आने हैं। ये 6 चैप्टर हमने पढ़ने हैं, तब हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। किसका? लॉ का, बिजनेस लॉ। सवाल उठा सर क्लासेस कैसे चलेंगी? क्या क्लासेस में टेस्ट होंगे? ऑब्वियसली, फीस हमने लिए तो हम ही लेंगे टेस्ट। कमाल कर दिया आपने, बताओ। हाँ जी। क्या सर एमसीक्यू टेस्ट क्या है? इस 100 मार्क्स में एमसीक्यू भी है? यस, एमसीक्यू भी है। 30 नंबर का एमसीक्यू है, बाकी सब्जेक्टिव है। तो टेस्ट एमसीक्यू के होंगे या सब्जेक्टिव होंगे? दोनों होंगे, दोनों होंगे। ठीक है ना? तो एमसीक्यू टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, दोनों प्रकार के टेस्ट होंगे आपका सिलेबस खत्म होते तक। इनफैक्ट सिलेबस खत्म होने के बाद भी आप लगातार सब्जेक्टिव टेस्ट या एमसीक्यू टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप लगातार अपने अटेम्प्ट से पहले तक कभी भी आप उन सब्जेक्टिव टेस्ट या एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपना सिलेबस खत्म होने के बाद भी आपको उन टेस्ट के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे कभी भी। सब्जेक्टिव टेस्ट और एमसीक्यू हमेशा चलते रहेंगे और आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना? हर 15 दिन के बाद जितना सिलेबस खत्म होगा उसका एमसीक्यू होगा, और हर 1 महीने के अंदर जितना सिलेबस खत्म होगा उसका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो आपके अटेम्प्ट तक, जो भी आपका अटेम्प्ट है
जो भी, अब जैसे मई अटेम्प्ट है, आज अक्टूबर चल रहा है, तो आप शुरू कर सकते हैं कि कितने सब्जेक्टिव टेस्ट आपके पास आएंगे, कितने एमसीक्यू टेस्ट आपके पास आ जाएंगे। प्रॉपर चेक होकर, इनकी खास बात यह रहेगी कि जैसे ये टेस्ट चेक होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपकी 1-on-1 डिस्कशन मेरे साथ होगी उन टेस्ट के ऊपर। 1-on-1 डिस्कशन, आप और मैं एक जूम कॉल पे इंटरेक्ट करेंगे, जहां पर मैं आपकी वीकनेस आपसे डिस्कस करूंगा कि आप अपने टेस्ट के अंदर आप ये वीकनेस लेके चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपकी आ रही है। ठीक है, चलिए जी, तो फिलहाल आज की कथा को हम शुरू करते हैं। और आज क्योंकि मैंने कहा जी मेरा सिलेबस क्या है, बिजनेस लॉ, बिजनेस वर्ड को अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो सबसे पहले मैंने आज तक नहीं जो चीज सुनी 11-12 तक, क्योंकि पक्की बात है 11-12 में आपने अकाउंट्स पढ़ लिया है, क्यूए पढ़ लिया है, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, बट लॉ के दर्शन अभी तक नहीं किए, अनलेस एंड अनटिल किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट लीगल स्टडीज लिया हो। क्योंकि मुझे पता लगा आजकल 11-12 में लीगल स्टडीज एडिशनल सब्जेक्ट आ गया है। मेरे को जैसे ही पता लगा, मैंने अपनी बिटिया को दिलवाया है। मैंने कहा भैया ये लॉ जो है आज के डेट में एक स्किल माना जाता है, कि आपके पास एक एडिशनल स्किल है और उस स्किल की पूरी मार्केट में वैल्यू भी है। तो इसलिए मैंने अपनी बिटिया को एज एडिशनल सब्जेक्ट 11th में ही डलवा दिया लीगल स्टडीज। मैं कहा बाप पढ़ाता भाई, काहे की टेंशन, चलो लो सब्जेक्ट लो। और उसका सिलेबस देख के मैं हैरान हूं लीगल स्टडीज का, उसके लीगल स्टडीज के 12th के सिलेबस में, हालांकि मैंने तो अभी 11th में लिया है, मगर 12th का जब मैं सिलेबस देख रहा था तो उसके सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये 12th के लीगल स्टडीज में है। वाओ दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। चलो जी, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम साइंस साइड से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज की क्लास के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइंस कॉमर्स सब बराबर है, क्योंकि कॉमर्स वालों ने भी कभी बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा, साइंस वालों ने भी नहीं पढ़ा। अच्छा कानून कभी ये नहीं देखता कि अच्छा आप कॉमर्स वाले हो तो आप पे लगेंगे, साइंस वालों पे नहीं लगेगा, कानून तो सब पे लगता है और बराबर लगता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए बराबर है, कोई पीछे लिंक होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब सवाल उठा लॉ का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मीनिंग ऑफ लॉ। तो सबसे पहले मेरे साथ लिखना शुरू करिएगा, अपनी प्रॉपर कॉपीज बना लीजिएगा, और जो भी मैं नोटिंग करा रहा हूं सब कुछ कॉपीज के अंदर नोट होना चाहिए, जो भी नोटिंग हो रही है सब कुछ कॉपीज के अंदर प्रॉपरली नोट होना चाहिए। लॉ का मतलब क्या है लिखिएगा, इट मीन्स रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ persons. It means rules framed by the government to control the conduct of the person. Rules framed by the government to control the conduct of person. तो लॉ क्या है? ये कुछ रूल्स हैं। क्या है? रूल्स हैं। अच्छा, जो किसने बनाए हैं? सरकार ने बनाए हैं। किस लिए? ताकि लोगों के कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, ताकि लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। ये तो हो गई इंग्लिश की हिंदी, परंतु इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य क्या हुआ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू। चिंटू ने क्या किया? चिंटू आया अपनी मम्मी के पास, रोने लगा, मम्मी मम्मी। मम्मी ने कहा क्या हुआ? चिंटू ने कहा मम्मी मुझे आशीर्वाद दो। मम्मी ने कहा बोलना, वाह वाह वाह, आज तक तो तूने नमस्ते नहीं किया, तो आशीर्वाद मांग रहा है, बोलना। इसने कहा मम्मी मुझे आशीर्वाद दो, मेरी क्लास का एक और लड़का है जिसका नाम है सोनू, आज मैं उसका मर्डर कर सकूं। उसने मुझे परेशान किया है कल क्लास के अंदर, मुझे आशीर्वाद दो मम्मी, कल मैं अब क्लास के अंदर जाके उसका मर्डर कर सकूं। अच्छा, यहां पर मम्मी क्या कहेगी? क्या मम्मी ये कहेगी अरे बता, जा जा जा, चिंता मत कर, विजयी भव, आयुष्मान भव, आज तुझे मैं और ट्रेनिंग देती हूं थोड़ा कि किस हिसाब से मारियो? मम्मी ऐसा कहेगी? नहीं। क्यों नहीं कहेगी? क्योंकि मम्मी को एक डर है। वो डर क्या है? मम्मी को डर ये है कि बेटा चिंटू, अगर तूने सोनू को नुकसान पहुंचाया तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। तुझे कहां जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने कहा है कि अगर आप किसी को भी नुकसान पहुंचाओगे,
अगर आप किसी को भी नुकसान पहुंचाओगे, किसी के ऊपर हमला करोगे, किसी को अटैक करोगे, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो नियम सरकार ने बनाए हुए हैं, ये मम्मी को ये आशीर्वाद देने से रोक रहे हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो नियम जो सरकार ने बनाए हैं कि आपने किसी को मारा पीटा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ये जो नियम है ये मम्मी के आशीर्वाद देने से रोक रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में मम्मी के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं? यस, यही रूल जो किसी व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल करें, चाहे चिंटू हो या मम्मी हो, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करें। अगर ये रूल ना हो तो तुम तो पता नहीं 15-20 लपेट चुके होगे अभी तक, या फिर और लपेटने के ख्यालों में होगे। क्यों? तो फिर तो ये रूल जो कि सरकार ने बनाए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, ये रूल क्या कहलाते हैं? लॉ कहलाते हैं, कानून कहलाते हैं। पढ़ के देखिएगा डेफिनेशन, बताइए अब कोई दिक्कत? भाई डेफिनेशन पढ़ के बताइए, कोई भी दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत? दिक्कत तो प्लीज डन का मैसेज लिख दीजिएगा भाई, प्लीज बैठे बैठे अपना डन का मैसेज लिखो, लिखो डन, DONE, डन, कि क्लियर है। और प्लीज जो भी मैं चीज नोट कर रहा हूं मेरे साथ नोट जरूर करते रहना। चलो जी, कथा को और आगे बढ़ाते हैं। कथा को और आगे बढ़ाया जाता है। आप सुनिएगा जी, सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ मतलब लॉ कहां से बनता है? क्या ऊपर से टपकता है, या कोई पिछले युग से चला आ रहा है? नहीं 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 नहीं। तो कैसे बना? कोई भी किसी भी देश का कानून बना कैसे, या हमारे देश का कानून बना कैसे? 4 सोर्सेस हैं जिनसे मिलकर कोई भी किसी भी देश का कानून बनता है। 4। पहला, इंग्लिश लॉ। दूसरा, इंडियन लॉ। तीसरा, जजमेंट। फोर्थ, कस्टम एंड ट्रेड। लो जी, 4 सोर्सेज हैं। इन 4 सोर्सेज से मिलकर कोई भी कानून बनता है। पहला सोर्स बताइए, इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ का मतलब क्या है? वो जो अंग्रेज बैठे हैं ना इंग्लैंड के अंदर, जो उन्होंने कानून बनाया, जो अंग्रेजों ने कानून बनाया, वो हमारा लॉ का सोर्स है। मतलब हम उसको, भाई 200 साल तक हमने उनकी गुलामी की है, 200 साल तक। तो वो जो छोड़ के गए उस गुलामी के अवशेष, उन्हें आज भी हम संजो के बैठे हैं। अच्छा कैसे सर, एग्जांपल दो। अच्छा मुझे बताओ, भारत आजाद कब हुआ? 1947 में, ठीक है ना? तो लॉजिकली हमारे कानून 1947 के बाद ही होने चाहिए थे, ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ, अब मैंने कहा अभी बाकी सब तो छोड़ो, आपके सिलेबस की बात करते हैं। आपके सिलेबस में कितने कानून हैं? आपके सिलेबस के अंदर कितने कानून हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6। अच्छा, अब इन 6 के 6 कानून कब बने, इनके आगे ना ईयर लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंग्रेजों के जमाने का। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंग्रेजों के जमाने का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 अंग्रेजों के जमाने का। LLP 2008, शुक्र है, यानी कि कुछ हमने अपना एकदम बनाया यूनिक। ठीक है, ये और बात है कि हमने 2008 में बनाया मगर कॉपी उन्हीं का किया, फिर भी चिंता मत करो। आगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932, अच्छा अंग्रेजियों के जमाना। कंपनीज एक्ट 2013, बाय गॉड
तो आप देख रहे हो, तो इसलिए इसलिए क्योंकि वो भैया इंग्लिश लोग जो है ना रिसर्च करते हैं, वो तो भाई साहब सुबह सुबह उनकी खुराक क्या है, दूध में क्या हॉर्लिक्स डाल के, दो दूध में हॉर्लिक्स कह रहा हूं वो मतलब, और क्या मतलब हॉर्लिक्स डालते हैं वो केलॉग्स डालते हैं, कितना प्रोटीन जाता है उनके अंदर, कितना प्रोटीन जाता है भाई साहब। और जब इतना प्रोटीन अंदर जाएगा तो टैलेंट ही तो बाहर आएगा, और क्या आएगा, तो वो लोग रिसर्च कर डालते हैं। अच्छा, जब वो रिसर्च कर डालते हैं फिर हम उनसे पूछते हैं हाँ कर ली, ठीक की है, वो कहते हैं हाँ, हम कहते हैं चल ठीक है अब हमें दे दे। यानी कि वो अपना तेल निकलवाते हैं रिसर्च कर करके, और हम उस रिसर्च को एज इट इज कॉपी करके इंडिया में ला देते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एलएलपी एक्ट 2008 और कंपनीज एक्ट 2013 कॉपी करके लाए हम भी। तो हम नहीं रिसर्च करते, करते हैं भाई, कॉपी करना क्या कम रिसर्च है, तुमने क्या इसे हल्के में ले लिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। चले, बट फिलहाल मेरा कानून का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, इंग्लिश लॉ, वो जो अंग्रेज लॉ बनाते हैं ना वो। उसके बाद कभी कभी मेरी इंडिया में भी कानून पास हो जाते हैं, लॉ पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। English law means law framed by British government. आज भी हमारे 70% कानून, 70% कानून इंग्लैंड की कॉपी है, इंडियन लॉ। फिर उसके बाद क्या आता है, इंडियन लॉ, मतलब कभी कभी जब भारतीय संसद भी कानून पास करती है तो वो इंडियन लॉ बन जाते हैं। उसके बाद डिफरेंट कोर्ट्स के जजमेंट। आप जानते हैं भारत में हर स्टेट के अंदर अलग हाई कोर्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग कोर्ट होता है, और पूरे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स बाय हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट, क्या ये भी कानून का पार्ट बनते हैं? जी हां। ये जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में डिसीजन डिलीवर करते हैं, ये भी कानून का पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, कस्टम्स एंड ट्रेड। कस्टम एंड ट्रेड का मतलब होता है कि कुछ परंपराएं, कस्टम्स मतलब परंपराएं, एंड ट्रेड मतलब एक्सपीरियंस, इनके कारण भी कई बार कानून बन जाते हैं। कैसे? अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। हुआ क्या, पूरे संसार में जितने भी टॉयज बनते हैं उनकी लगभग 80% मार्केट चाइना के पास थी। अब हालांकि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया में टॉय मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा दे दिया है, अब भारत में बहुत टॉय बनने लग गए हैं, मगर अभी भी 5-7 साल लगेंगे चाइना का मुकाबला करने में, क्योंकि वो तो कई साल से लगा हुआ है। तो फिलहाल आज से मैं 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में एंटर नहीं किया था, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में, उस वक्त की बात बता रहा हूं कि जब चाइना टॉय 80% टॉयज पे कब्जा करके बैठा था और भारत के 90% से ज्यादा मार्केट में केवल चाइना का कब्जा था। अब हुआ क्या, चाइना ने भारत को जो आने वाला टॉयज है उसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी कर दी थी। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी देशों को बेचता था ना, वैसे ही इंडिया को भी बेचने लगा। हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते थे इन टॉयज को बनाने में, जिससे होता क्या था कि जब बच्चे उन टॉयज को यूज करते थे, खेलते थे, और वही हाथ फिर मुंह पे लगाते थे, तो उनको स्किन डिजीज हो रही थी, अंदर शरीर के अंदर बुरे तरीके के केमिकल्स जा रहे थे उनके। जब लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स में बात सामने आई कि खिलौनों में हार्मफुल केमिकल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ चाइना से ही मुद्दा उठाया। बट गवर्नमेंट ऑफ चाइना वो अपने उसमें था ना, उसने कहा जी हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं, तो करेंगे क्या इंडियंस। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना का कहना था कि नहीं नहीं, हम जैसे भेज रहे हैं आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आपके लिए ये सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है बेटा जा, बैन है।
यानी कि आज के बाद भारत में चाइना से आने वाले खिलौनों पे पूरा बैन। वो जो 6 महीने बैन रहा ना, उसमें हमारे देश को अकल आई कि बेटा टॉय मैन्युफैक्चरिंग खुद भी की जा सकती है। तो फिर देश में डिफरेंट टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने जन्म लिया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये कहा गया तो सुना होगा आपने कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, बस वही हुआ। अब मुझे बताओ, चाइना से जब इंपोर्ट पर बैन लग गया तो क्या कोई कंपनी, क्या कोई व्यक्ति चाइना से खिलौने मंगा सकता है? नहीं। 6 महीने तक ये बैन चला था। खैर हाँ जी, क्या कोई व्यक्ति चाइना से खिलौने मंगा सकता है? बिल्कुल नहीं मंगा सकता। अच्छा, मंगाया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, कानून का उल्लंघन किया है। कानून, सवाल उठा कौन सा कानून? क्या ये बात ब्रिटिश कानून में लिखी गई थी? नहीं। क्या भारत की संसद ने कोई कानून पास किया? नहीं। किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था? नहीं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्सपीरियंस से ही पता लगाया कि भैया ये खिलौने हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो भी कानून का पार्ट बन गई है। यस, इसे कहते हैं ट्रेड एंड कस्टम। अपने एक्सपीरियंस से कोई डायरेक्शन इशू कर देना, दैट इज डायरेक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी डायरेक्शन इशू की है तो वो भी कानून का पार्ट बन जाएगा। यस, वो भी कानून का पार्ट बन जाएगा। चले, हो गया यहां तक। अब सवाल उठा, भाई यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर है तो एकदम डन का मैसेज दीजिएगा। चलो जी, अगली बात, जब मैं कहता हूं इंडियन लॉ, तो भारत के कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार, वहां पे एमपी गवर्नमेंट शिवराज सरकार, फिर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बघेल सरकार, फिर कैलकाटा गवर्नमेंट ममता बनर्जी सरकार, फिर चेन्नई गवर्नमेंट मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट डीएमके सरकार, ये क्या करती है अगर सब कुछ भारतीय संसद बनाती है? अब अगला सवाल ये आया, दिल्ली केजरीवाल सरकार। चले, हाउ अ लॉ इज फ्रेम्ड इन इंडिया। हाँ जी, भारत में कोई भी कानून किस तरीके से बनाया जाता है? भारत में कोई भी कानून किस तरीके से बनाया जाता है? तो लिखिएगा, सबसे पहले कोई भी कानून बनाने से पहले भारत में आपको देखना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप सबसे पहले भारत के संविधान की तरफ देखते हैं। कोई भी कानून बनाने से पहले आप भारत के संविधान की तरफ देखते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब आप देखेंगे तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ना आपको 3 तरीके की लिस्ट नजर आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में 3 तरीके की लिस्ट नजर आती है। एक लिस्ट को कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट को कहा जाता है स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट को कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। तीन तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों में फर्क क्या है? यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में अगर कुछ भी यूनियन लिस्ट के अंदर डला हुआ है तो इसका मतलब है कि इस जगह पर कानून बनाने की पावर केवल 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 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही
इस लिस्ट में आई किसी भी चीज पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, यानी कि भारत की पार्लियामेंट, संसद, राज्यसभा, लोकसभा ही कानून बनाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉ। फॉर एग्जाम्पल यूनियन लिस्ट में कुछ चीजें जैसे आई कंपनी लॉ, तो यानी कि कंपनी लॉ रिलेटेड कोई भी मामला कौन तय करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। कोई स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सिमिलरली भारत का इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, कब लगेगा, कितने पे लगेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहां पर पंगे नहीं ले सकती। हाँ जी लाइव है बेटा, ये लाइव है। बताओ कमाल हो गया, सामने खड़ा हो गया व्यक्ति नाच रहा है, तुम पूछ रहे हो लाइव है। हाँ लाइव है। तो मैंने कहा जी यूनियन लिस्ट में अगर कुछ भी आया तो वहां कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और यूनियन लिस्ट में क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, ये सब यूनियन लिस्ट का पार्ट है। फिर आता है स्टेट लिस्ट। अगर कोई भी चीज स्टेट लिस्ट के अंदर आई है तो वहां कानून बनाने की पावर केवल और केवल किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अलावा और कोई कानून बना ही नहीं सकता। ओके, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉ, यानी कि यहां कानून कौन बनाएगा? केवल स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी। अच्छा, कोई एग्जाम्पल? जलज अग्रवाल कह रहे बता दीजिए सर, मगर ये नहीं बता रहा बताना क्या है। बेटा मैं तुझे कई शक्ल से तांत्रिक नजर आ रहा हूं कि तूने लाइन लिखी बता दीजिए सर, और मैं अपने आप जान लूं कि ओ तू क्या पूछना चाह रहा है। मैं लिख, पूरा लिख, बताओ कमाल हो गई बात। ये मुझे तांत्रिक समझ रहा है। हाँ जी, क्लास कितने बजे चालू हुई थी? अच्छा ये पूछना है, ले बता। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ले बता यार कितने बजे शुरू हुई थी भाई क्लास? कितने? 9:45, 9:55 पे शुरू हुई थी। चले, तो स्टेट लिस्ट का मतलब है कि यहां पर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। फॉर एग्जांपल यूपी गवर्नमेंट अपना कानून बनाएगी, हरियाणा गवर्नमेंट अपना, दिल्ली गवर्नमेंट अपना, पंजाब गवर्नमेंट अपना। फॉर एग्जांपल पुलिस, लोकल पुलिस, हर स्टेट की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखती, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन, उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, आपने सुना होगा ना हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है जो वहां के कानून को देखता है। ये सब स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ये सब से रिलेटेड कानून वहां की स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है। तो हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट ही इन कानूनों को तय करती है, ये जो स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई भी चीज कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ रही है, कोई भी चीज अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, दोनों बना सकते हैं। यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं ऐसी जगह पर। तो लिखेगा बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम एक्ट या लॉ। ये एक ऐसी जगह है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं।
ठीक हो गई इतनी बात। अब मैं सबसे पहले आज आपको यह करवाने जा रहा हूं कि भारत की जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है तो कैसे बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कानून देश में बनाना शुरू करती है तो कैसे बनाते हैं, मतलब भारत के संसद, लोकसभा, राज्यसभा किस तरीके से कानून बनाते हैं। यहां तक लिखने के बाद मुझे अगेन डन का मैसेज दे दीजिएगा। हो गया डन। चले लो जी, सवाल उठा भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कब कानून, कैसे कानून बनाती है। लिखिएगा फ्रेमिंग ऑफ लॉ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेमिंग ऑफ लॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से, कैसे कानून बनाती है। लो जी, स्टेप्स हम इसमें स्टेप देखने जा रहे हैं। पहला स्टेप देखिएगा, सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जिस मुद्दे पर कानून बनाया जाना है। फॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। अच्छा, अब ये एक्सपर्ट कमेटी में एक्सपर्ट कौन से होते हैं, ये एक्सपर्ट कहां से आते हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं एक्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। ये होते हैं एक्सपर्ट किसी भी कमेटी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बनाना था कंपनीज एक्ट, क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट 1900 इससे पहले हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, जो बहुत पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का था। हमने कहा अब हमारे देश का अपना कानून होना चाहिए, नई व्यवस्थाएं चल रही हैं, नया कानून होना चाहिए। तो हमने जस्टिस जे ईरानी, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि आप हमें नया कानून बताइए। और इन्होंने बताया कंपनी एक्ट 2013, मतलब इन्होंने लिखा पूरा फॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। जब पहले एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है तो वो एक्सपर्ट कमेटी कानून लिखती है। सेकंड, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। यानी कि इन्होंने कानून को लिखा है। लॉ रिटन बाय सच कमिटी। अब ये जो इन्होंने ड्राफ्टिंग की है ना, इस ड्राफ्टिंग को सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों के एक समूह में, जिस मंत्रियों के समूह को हम कहते हैं कैबिनेट। नाम सुना होगा शायद आपने, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। इसमें डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, ये सब आते हैं। ये 8-10 लोग जो भी मेन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के, ये सब वहां पर आते हैं। चलिए, तो लिखिएगा, ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको प्रेजेंट किया जाता है ड्राफ्ट करने के बाद इसे प्रेजेंट किया जाता है। किसको प्रेजेंट किया जाता है? कैबिनेट को। और जब कैबिनेट इसे अप्रूव कर देता है, कैबिनेट कहता है जी हमें स्वीकार है, अपॉन अप्रूवल बाय कैबिनेट, ये जो ड्राफ्ट है ये बन जाता है बिकम बिल। तो अभी तक जो चीज ड्राफ्ट कहला रही थी, अब वो क्या कहलाएगा? बिल कहलाएगा। ये बिल बन चुका है। अब
तो अभी तक जो चीज था कंपनीज का ड्राफ्ट, अब वो कहलाएगा कंपनीज बिल। ठीक है जी। फोर्थ स्टेप के अंदर अब इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है कहां पर? लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में। लो जी, लोकसभा को हम लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा फिर राज्यसभा। अब ये बिल जो है प्रेजेंट किया गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हो गया, मतलब भारत की संसद ने कानून बना दिया है। अब ये बिल क्या बन चुका है? बिल बिकम एक्ट। अभी तक पहले जो चीज कंपनी ड्राफ्ट थी, अब वो कंपनी बिल बनी, अब वो कंपनीज एक्ट बन चुकी है। इतनी बात क्लियर? यहां तक भी डन का मैसेज दीजिएगा। लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया? चले, पांचवें स्टेप के अंदर, अब ये कानून बनने के बाद पांचवें स्टेप के अंदर इसे प्रेजेंट किया जाता है। स्टेप नंबर 5, एक्ट को प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर्स। यानी कि ये जो एक्ट बना, ये चीज जो एक्ट बनी है, अब इस एक्ट को प्रेजेंट किया गया किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। कि सर इसे आप साइन कर दीजिए, और प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं, जिस ईयर में, वो ईयर इसके साथ जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013, ये है ईयर ऑफ सिग्नेचर। बाय प्रेसिडेंट। लो जी, इस तरीके से आपके सामने कानून बन के प्रेजेंट हो चुका है। ये कानून बन के आपके सामने एक प्रेजेंट हो चुका है, कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब 2013 में इसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन हुए होंगे। ठीक है जी। अब एक बात और समझना, फोर्थ पॉइंट एक बार फिर दिखाना। ओहो, कृष गर्ग, लिख जल्दी लिख नालायक। बताओ, पूरा भारतवर्ष तेरा वेट कर रहा है, जल्दी कर। हो गया? चले, अब एक चीज और समझो। मैंने कहा जी भारत की संसद ने जो पास किया वो क्या है? एक्ट। अच्छा, एक्ट है, परंतु मैं जगह जगह बात कर रहा हूं लॉ 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 लॉ, मैं तो लॉ की बात कर रहा हूं, तो ये एक्ट कहां से आ गया? तो फिर क्या दोनों में फर्क है? हाँ फर्क है। क्या फर्क है? एक चीज होती है लॉ और एक चीज होती है एक्ट। तो भारत की संसद ने क्या बनाया? कानून नहीं बनाया। भारत की संसद लॉ नहीं बना रही, भारत की संसद एक्ट बना रही है।
तो फिर लॉ क्या हुआ? क्योंकि हमारे सिलेबस में तो बिजनेस लॉ लिखा है, एक्ट थोड़ा ना लिखा है, बिजनेस एक्ट। हमने तो बिजनेस लॉ कहा है, तो ये तो एक्ट बन रहा है। हाँ, तो लॉ और एक्ट में फर्क क्या है कि एक्ट बनने के बाद अगर उसमें रूल्स जोड़ दिए जाएं, रेगुलेशंस जोड़ दी जाएं, तो वो बन जाता है लॉ। ओह, तो यानी कि लॉ बड़ी टर्म है। भारत की संसद ने केवल एक्ट बनाया, उसके बाद रूल्स प्लस रेगुलेशंस अलग होते हैं। ये कहां से आते हैं भाई? अब देखिएगा ये कहां से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट के अंदर एक बात लिखी गई है। कंपनीज एक्ट 2013 में ना एक बात लिखी गई है। वो बात क्या लिखी गई है? कहता है जी, एवरी प्रेस्क्राइब्ड कंपनी टू हैव अ वुमन डायरेक्टर। हर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। हर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। एवरी प्रेस्क्राइब्ड कंपनी टू हैव अ वुमेन डायरेक्टर। अ मतलब कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए एवरी प्रेस्क्राइब्ड कंपनी में। यह बात कहां लिखी है? कंपनी एक्ट 2013 में लिखी है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एवरी प्रेस्क्राइब्ड कंपनी, भाई अब जिन लोगों ने 12th में 11th 12th में साइंस ली थी, चलो जी, मतलब मुझे फिर भी पता है कि उनको भी ये बात पता होगी, शायद नहीं पता तो मुझे बताना। खैर हमारे सिलेबस में तो है, मैं तो आगे चल के बताऊंगा। बट फिलहाल मुझे बताना कि कंपनियां कितने तरीके की हो सकती है। कॉमर्स वालों को तो पता होना ही चाहिए, नहीं पता कॉमर्स वाले तो लोटा उठा के हरिद्वार की बस पकड़ो, वहां जाके गंगा मैया में डुबकी लगाओ, बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, पुराने पाप माफ करो, अब नई बुद्धि हमें तो। हाँ जी, मुझे यकीन है साइंस वालों को भी पता होगा ये बात। कंपनियां कितने तरीके की होती हैं, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हमारे सिलेबस में हम देख लेंगे। लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, देखो ये साइंस वालों का रिप्लाई आया है। कोई कह रहा है 3, मतलब लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक। ये बहुत सारी कंपनियां सुनी होंगी, प्राइवेट कंपनियां, पब्लिक कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियां, पता नहीं कितने, गवर्नमेंट कंपनियां, पता नहीं कितने तरीके की कंपनियां सुनी होंगी आपने। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पढ़ के मुझे केवल इतना बता दीजिए कि यहां पर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी जब लिखा है तो प्रेस्क्राइब्ड कंपनी का मतलब क्या है, कि कौन सी कंपनी? मैंने से प्रेस्क्राइब्ड कंपनी, तो प्रेस्क्राइब्ड कंपनी का मतलब क्या, मतलब कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं? प्रेस्क्राइब्ड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? व्हेन आई से प्रेस्क्राइब्ड कंपनी, तो प्रेस्क्राइब्ड कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी? नहीं पता लग रहा, बिल्कुल नहीं पता लग रहा, पता ही नहीं लग रहा कौन सी कंपनी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब किस कंपनी की बात कर रहा है भाई? मेरे को तो बहुत सारी कंपनियां पता है, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, गवर्नमेंट, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां पता, ये कौन सी कंपनी कह रहा है, नहीं पता लग रहा। तो क्या मैं कह रहा हूं, कह सकता हूं कि एक्ट के अंदर पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही? पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही, एक्ट को पढ़ के पूरी क्लैरिटी नहीं पड़ रही, मतलब जो भारत की संसद ने भी कानून बनाया, एक्ट बनाया, उसको पढ़ के पूरी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही कि कौन सी कंपनियां। तो इसका मतलब अभी इसके ऊपर फर्दर गाइडलाइंस की जरूरत है, फर्दर गाइडेंस इसके ऊपर आनी चाहिए। और वो फर्दर गाइडेंस कहां से आएगी? 10 टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी about prescribed company, we need further guidance। हमें फर्दर गाइडेंस की जरूरत है भाई, बड़ी सीधी सी बात है।
अब ये गाइडेंस आपको कौन देगा? ये गाइडेंस या तो आपको मिलेगी फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर इट्स मिनिस्ट्री। या तो आपको ये गवर्नमेंट से मिलेगी, ये गाइडलाइंस, ये गाइडेंस आपको या तो सरकार से मिलेगी या उसकी किसी मिनिस्ट्री से मिलेगी, और या फिर सरकार के द्वारा बनाई गई किसी एजेंसी से मिलेगी, और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा, पक्की बात है, सेबी। आरबीआई तो सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुना है? अरे बोलो ना हाँ भाई, बोलो ना हाँ कि सुना है। अगर ये फर्दर गाइडेंस, क्योंकि किसी एक्ट में कोई चीज पूरी नहीं समझ आ रही तो फर्दर गाइडेंस की जरूरत है, और ये फर्दर गाइडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी कोई मिनिस्ट्री देती है, तो उन्हें हम कहते हैं रूल्स। क्या कहते हैं? रूल्स। परंतु अगर ये गाइडलाइंस सेबी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देते हैं, तो इन्हें अपन लोग कहते हैं रेगुलेशंस। बोलो 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 बोलो, क्या कहते हैं? रेगुलेशंस। समझ आ गई बात? बोलो ना हाँ। तो एक चीज रूल्स है, दूसरी रेगुलेशंस है। एक रूल्स हैं, दूसरे रेगुलेशंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाए वो रूल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने जो बनाए वो रेगुलेशंस हैं। क्लियर? बताओ जी, बताओ जी, कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? चलिए, तो अब एक बार दोबारा से आइएगा, जो हमने सिलेबस लिखा है आज उस सिलेबस पे दोबारा आइएगा। मैंने कहा जी हमारे सिलेबस में क्या है? बिजनेस लॉ। नाम देखकर क्या लग रहा है कि हम एक्ट भी पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे, रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे। पर उस सिलेबस के अब अंदर गए तो मेरे सिलेबस में दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओह, यानी कि केवल एक्ट पढ़ना है। जब सिलेबस के अंदर जाके देखा तो पता लगा एक्ट पढ़ना है, मतलब मुझे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ने। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं पढ़ने। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है। कंपनीज एक्ट पढ़ना है, मतलब मुझे रूल एंड रेगुलेशन पढ़ना ही नहीं है। मुझे इनमें से किसी के भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ने हैं, हालांकि इनमें से कईयों के रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है, एलएलपी में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है, बट उनमें से मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मेरे सिलेबस में तो एक्ट है। ठीक है? वैसे ओवरऑल सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ है, देख के लग रहा होगा एक्ट प्लस रूल प्लस रेगुलेशन सब पढ़वाने को देगा वो, बट पता लगा ना 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 ना, कोई खास नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे सिलेबस में अंदर जाके मैंने देखा तो हर जगह एक्ट 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 है, बस, और कुछ है ही नहीं। तो अच्छी बात है। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत यहां तक? चलो जी, अब हम अभी आपकी जो क्लासेस है ना, वो हफ्ते में एक ही क्लास होगी लॉ की, क्योंकि धीरे धीरे काफी बच्चे नए नए जुड़ते जा रहे हैं लगभग
फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक ऐसे ही चलेगा, मतलब 10-15 दिन तक अभी ऐसे ही चलेगा, हफ्ते में एक ही क्लास होंगी। उसके बाद फिर हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से इन क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ाना शुरू करेंगे और हफ्ते में फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करेंगे। तब लॉ की क्लासेस 2 बार होना शुरू हो जाएंगी दिवाली के बाद, पोस्ट दिवाली लॉ की क्लासेस 2 या फिर 3 बार होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, पोस्ट दिवाली 3 बार शुरू हो जाएंगी। चलिए, ठीक हो गई थी बात। अब क्या किया जाए आज? तो चलो जी, हम आज की डेट में, मतलब आज की क्लास को हम ओवर करते हैं और फिर अगली क्लास में मिलेंगे। अब लॉ की क्लास अगले मंडे को होगी। फिलहाल आप कोई क्वेरी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। अभी यूट्यूब पर ही चलेंगी। हाँ जी, अक्टूबर के मंथ तक क्लासेस यूट्यूब पे ही चलेगी। वेयर विल गेट द शेड्यूल ऑफ द डेली क्लासेस। जो बच्चे रजिस्टर्ड करवा चुके हैं उनको तो पता ही होगा। हर्षिता, पार्टनरशिप लॉ कौन से लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट का पार्ट है बेटा। हाँ जी, बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। मतलब एक ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार, वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज रेगुलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। रोज कितने आवर्स की क्लासेस होगी? 1 to 2 आवर्स की क्लास होगी, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था तो इसलिए आज मैंने केवल शुरुआत लगाई है, जोत जलाई है बस। एंड अब कल क्लास होगी। मैं कल की क्लास बोल देता हूं कितने बजे होगी, मैं आपको टाइम बोल देता हूं। रुक जाओ, मैं 1 मिनट आपको बता देता हूं। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कानून को लिखना। ड्राफ्टिंग का मतलब है कोई कानून को जब लिखा जाता है ना तो उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। कल आपकी क्लास है 9:45 पे ही, इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हमारे बहुत बड़े एडवोकेट हिमांशु श्रीवास्तव जी आपकी क्लास लेंगे वो। हाँ जी, अभी एज ऑफ नाउ एक ही क्लास होगी पर डे आपकी। एज ऑफ नाउ एक ही, इस हफ्ते एक ही क्लास है अभी। मतलब इस हफ्ते क्या, नवंबर के फर्स्ट वीक तक एक ही क्लास चलेगी, डेली बेसिस पे एक ही क्लास चलेगी, डेली बेसिस पे एक क्लास। कल की क्लास 9:45 पे है। यूट्यूब वाले बच्चे जो यूट्यूब पे हैं वो भी ध्यान रख लें, हिमांशु सर की क्लास है वो, ठीक है। चलो जी, तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे लॉ की क्लास के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।